कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, परमिशन की ज़रूरत होती है। माँ बाप ये चाहते हैं, इस बात को सोच के हर बच्चा पहले इस गिल्ट में होता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे परिवार वालों को अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाले क्या सोचेंगे। प्यार के नाम पर क्या दबाव डालना ये सही है? अहम सवाल आपने उठाया है और ख़ासकर हिंदुस्तान की संस्कृति में देखेंगे, हिंदुस्तान के पारिवारिक ढांचों में देखेंगी तो इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप थोड़े बूढ़े होने लगते हैं तो उन दोनों के सपनों के बीच में टकराहट होती है। कई बार जाने अनजाने परिवार अपने बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो सर्वेश जी, क्या माता पिता की उम्मीदें गलत होती है या हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। माँ बाप के साथ एक मुश्किल क्या होती है ना कि वो गरीबी देख के बड़े होते हैं। बच्चा करना कुछ और चाहता है, माँ बाप उससे कुछ और चाहते हैं। सर्वेश जी, एक इंसान को अपने लाइफ में फैसले लेने का हक कब मिलना चाहिए? मेरा मत ये है कि आप फैसले तब ले सकते हो जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझने लगो। माँ बाप क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए सही है या नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। मेरा मानना है कि अपने हित में फैसले लेना गलत नहीं है, लेकिन कई बार हम अपने हित में फैसले इसलिए भी नहीं लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति नाराज हो जाएगा। माँ बाप आपकी जिम्मेदारी है, इनको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप खुश नहीं रख पाते हैं तो आप समाज में फेल हैं। सर्वेश जी, आप कह रहे हैं गिल्ट की बात कर रहे हैं। होता है ऐसा, कुछ इंसान ऐसे होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो वो लाइफ टाइम उन्हें गिल्ट में रखती है। आप इनर अल्केमी की बात करते हैं, तो अपने अंदर चल रहे संघर्ष को इंसान कैसे डिकोड करेगा, कैसे निकल सकता है वहाँ से? नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। आप देख रहे हैं द अर्बन सन्यासी। हर घर की दीवारों पर सपने टंगे हुए होते हैं। कुछ माँ बाप के होते हैं, कुछ बच्चों के होते हैं। बट सवाल तब उठता है जब दोनों के सपनों में टकराव पैदा होता है। तो क्या प्यार के नाम पर बच्चों पर दबाव डालना ये सही होता है? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, परमिशन की ज़रूरत होती है? क्यों ऐसा होता है कि माँ बाप ये चाहते हैं, इस बात को सोच के हर बच्चा पहले इस गिल्ट में होता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे परिवार वालों को अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाले क्या सोचेंगे। आज हम बात करेंगे केवल रिश्तों की नहीं, आपके अंदर चल रही कुछ ऐसे सवालों की जो उठते तो हैं बट हम उन्हें बोल नहीं पाते हैं कभी कभी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं सर्वेश मिश्रा जी, जो एक लाइफ डिकोडर इनर अल्केमी आर्किटेक्ट हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार सर्वेश जी। नमस्कार पूजा जी। सर्वेश जी, सबसे पहला मेरा जो सवाल है ये है कि प्यार के नाम पर क्या दबाव डालना ये सही है या गलत है? बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है और ख़ासकर हिंदुस्तान की संस्कृति में देखेंगे, हिंदुस्तान के पारिवारिक ढांचों में देखेंगी तो इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। हाँ। जैसा कि आप इंट्रो में कह रही थी कि कई बार दीवालों में, घरों में बड़े सपने टंगे होते हैं। एक तरफ माँ बाप का सपना होता है, दूसरी तरफ उस बच्चों का सपना होता है जो पैदा होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप थोड़े बूढ़े होने लगते हैं तो उन दोनों के सपनों के बीच में टकराहट होती है। और वो टकराहट कभी कभी बड़ा ही अजीबोगरीब रूप ले लेती है। जो लोग हमें सुन रहे होंगे, और मैं 100% श्योर हूँ कि हमें सुनने वाले युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, प्रौढ़ लोग भी होंगे। अब ऐसे में वो इस चीज़ को समझ पाएंगे और उन्हें लगेगा कि कई बार जाने अनजाने वो कितनी बड़ी गलती करते हैं अपने बच्चों के साथ, और बच्चों को भी ये लगेगा कई बार वो माँ बाप के साथ भी गलत करते हैं, और दोनों अनजाने में करते हैं, उन्हें पता नहीं होता। ऐसा होता क्यों है? क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है या पीछे से जो परिवार चल रहा होता है, वो कंडीशनिंग बेस उसका माइंड होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद से कुछ सोच पाएं और जीवन में कुछ प्रयोग ऐसे करके अपनी एक नई लकीर खींच पाएं। अब अगर कंडीशनिंग होती है तो परिवार है, रीत है, रिवाज है, समाज है, संस्कार है, वो पीछे से चला आ रहा है। अब उसमें क्या होगा? वो टकराहट होगी। कैसे? जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप को ये आस होती है कि ये बच्चा हमारा बड़ा होगा तो हमारे सपने पूरा करेगा, और ये बड़ा हो जाएगा तो अच्छी बहू आएगी, बहुत सेवा करेगी, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा।
इधर बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो उन चीज़ों से अनजान होता है, उसका तो अपना टैलेंट होता है, अपनी इच्छाएं होती हैं, नई दुनिया देख रहा होता है, वो अपने सपने बुन रहा होता है। फिर जब दोनों ग्रो कर जाते हैं तो माँ बाप अपने सपनों का प्रेशर बच्चों पे डालते हैं, और बच्चों को ये लगता है कि अरे ये क्या हुआ, ये तो हमको समझा ही नहीं जा रहा है, हमें तो बांधा जा रहा है, हमारी ज़िंदगी नहीं जीने दी जा रही है। और फिर वहाँ टकराहट शुरू होती है। और फिर क्या होता है, कई बार जाने अनजाने परिवार अपने बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा होता है, दबाव बना रहा होता है। उसे ये लगता है कि हम किसी भी तरीके से इस बात को मनवा लें, जबकि वो कितना विध्वंसक हो सकता है वो पता नहीं होता। और ऐसे में जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में विकृति पैदा होती है। जैसे कि कोई माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बेटा इंजीनियरिंग कर ले। अब वो कहेंगे कि बेटा हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, हमने इतने सपने देखे, तुमको हमारे सपने से कोई मतलब नहीं है, तुम अपना करना चाहते हो, तुम तो वही कर रहे हो, हम बीमार हो जाएंगे अगर तुम हम नहीं मानोगे, समाज क्या कहेगा। अलग अलग तरीके से उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। बच्चा ये सोच रहा होता है कि अरे ये क्या, मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ, मैं व्यवसायी बनना चाहता हूँ, और मेरे बाप कुछ और चाहते हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि परिवार उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है, उन पे दबाव बना रहा होता है। मोस्टली टाइम पे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को पता ही नहीं होता कि हम एक दूसरे के प्रेशर में हैं। पेरेंट्स को नहीं पता होता है, क्योंकि वो बचपन से बच्चे को ये बोलते आ रहे हैं कि नहीं, जैसे डॉक्टर फैमिली है, डॉक्टर अगर मम्मी पापा डॉक्टर हैं तो उनको ये उम्मीद होती है मेरा बच्चा भी अगर आगे चल के डॉक्टर बनेगा। बट ऐसा मोस्टली होता नहीं है, और बच्चे के ऊपर ये प्रेशर जाने अनजाने आ ही जाता है कि माँ बाप को कहते सुनता है। माँ बाप नहीं भी कह रहे हैं, आज से कल की बहुत सारी जनरेशन ऐसी हो गई है कि नहीं बोलना नहीं है, लेकिन वो अंदर से तो रहता है, और बच्चे समझते हैं फैमिली की बातें हैं। तो ये प्रेशर मोस्टली आ ही जाता है, और बच्चे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा, समाज क्या कहेगा। ये वाली प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा हो रही हैं। तो सर्वेश जी, क्या माता पिता की उम्मीदें गलत होती है या हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। माता पिता की उम्मीदें गलत नहीं होती, और बच्चे भी अपनी जगह गलत नहीं हो सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता। जिस कंडीशनिंग की मैं बात कर रहा हूं, माता पिता उस कंडीशनिंग के थ्रू तैयार हुए होते हैं, और ये शुरू से चला आ रहा होता है। उनके दिलो दिमाग में ये होता है, क्योंकि उनकी पीछे वाली पीढ़ी भी उनके साथ यही कहते हैं कि ये बच्चे बड़े होंगे और ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, हमारे सपने पूरा करेंगे, हमारे कुल का चिराग हैं, हमारे घर को संभालेंगे, हमारी विरासत को संभालेंगे, ये ज़मीन है, ये जायदाद है, उसको संभालेंगे, पीछे से जो रिश्ते आ रहे हैं वो उसको संभालेंगे। माँ बाप के साथ एक मुश्किल क्या होती है ना, कि वो गरीबी देख के बड़े होते हैं। उनकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं किसी भी वजह से, चाहे समस्याएं बहुत रही हों, चाहे उस समय ने उनका सपोर्ट ना किया हो। दूसरी चीज़ ये कि माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन नहीं होते, वो हर हाल में बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं। इसलिए उनको ये लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके और उनके बीच, बच्चों के बीच में एक बड़ा एज गैप होता है, एक जनरेशन गैप होता है। तब तक दुनिया बदल चुकी होती है। जैसे आप ये समझिए कि जब मैं पैदा हुआ, जब मैं छोटा था, 3, 4, 5 में पढ़ता था, और जो मेरे माँ बाप थे वो बहुत ट्रेडिशनल हैं और उन्होंने बहुत गरीबी देखी है। हमारे समय में कच्चे मकान होते थे, मकान की लिपाई मिट्टी से होती थी, गोबर से लिपाई होती थी, और वहाँ पे जब 30 त्यौहार होते थे तो हम चीज़ों को सजाते थे, घरों को चीज़ों से सजाते थे। तो माँ बाप ये देखते थे कि बच्चा है, बड़ा होगा, अच्छी नौकरी करेगा, अच्छी जगह जाएगा, पैसा आएगा, सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी मेरे घर में थी कि माँ बाप ने कभी चीज़ों को मुझ पर लादा नहीं। इसलिए मैं जो करना चाहता हूँ एक एक करके कर रहा हूँ, और यहाँ तक पहुँचा। चाहे अपने करियर की बात करूँ, अपने बिजनेस की बात करूँ, आज जो मैं अपने मन का कर रहा हूँ उसकी बात करूँ। लेकिन माँ बाप अगर ये नहीं समझते कि मिट्टी वाले घर से निकल के आज वो हवाई जहाज वाली स्थिति में आ चुके हैं, अगर वो उसी तरीके से सोचते और इस दुनिया से कट ऑफ हो जाते, तो वो मैं जो आज कर रहा हूँ मुझको नहीं करने देते। लेकिन उन्होंने ये माना कि आज दौर बदल चुका है। जब हम थे तो वो मिट्टी का घर था, आज तो फ्लैट कल्चर है। घर तो छोड़िए, फ्लैट कल्चर है। आज चीज़ें बदल चुकी हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हम चल पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा जिस समय में बड़ा हो रहा है उस समय में सब कुछ बदल गया। आप अगर पिछली चीज़ें की एक्सपेक्टेशन उससे रखेंगी तो बच्चे के हुनर को मार देंगी। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि बच्चा करना कुछ और चाहता है, माँ बाप उससे कुछ और चाहते हैं।
ऐसे में ना बच्चा डेवलप हो पाता है, ना माँ बाप को वो मिल पाता है। इसमें होना क्या चाहिए? जो लोग देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे ये समस्याएं तो हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना ये चाहिए कि बच्चों को माँ बाप के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा देखेंगी आप बहुत बच्चों ज़्यादा को। आज के टाइम में। हाँ, बच्चों को ये लगता है कि माँ बाप हमको आदेश दे रहे हैं। बच्चे ये नहीं समझते कि माँ बाप आदेश नहीं दे रहे हैं, वो आपकी सिक्योरिटी चाहते हैं, वो अच्छा कैरियर चाहते हैं। उनके लिहाज से वही अच्छा हो सकता है कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, आप अच्छा घर ले लो, आप सुरक्षित रहो। उनके हिसाब से ये अच्छा है। आपके हिसाब से लगता है कि यार ये पूरी दुनिया मेरे लिए है, मैं पूरी दुनिया में जाकर के कमा सकता हूँ, नाम कमा सकता हूँ, और तमाम कमाने के साधन हैं। अब क्या होगा? अगर आप ये बात अपने माँ बाप को समझा पाएं तो माँ बाप इस बात को समझ जाएंगे और आपको वो करने की आज़ादी देंगे। आप ये समझिए कि माँ बाप कहते हैं कि तुम इंजीनियर बन जाओ, और लड़के को लगता है नहीं, मैं इंजीनियर नहीं, मैं सिंगर बन के पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। जितना इंजीनियर पूरे साल में कमाएगा उतना मैं अपने एक शो से कमा सकता हूँ। तो उसको बताना पड़ेगा कि देखो मम्मी, ये इंजीनियर हैं, ये लोग साल का इतना कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ये सिंगर हैं, सारे साजो सामान, धन दौलत, मान सम्मान सब इनके पास है, और ईश्वर ने मुझे भी वही हुनर दिया है, वही गला दिया है गाने का, और ये पूरी दुनिया घूम रहे हैं। माँ बाप क्या चाहते हैं? सिक्योरिटी चाहते हैं, आपके लिए दौलत चाहते हैं, और अच्छी जिंदगी चाहते हैं। उनको ये समझ में आ जाएगा कि यार हम जो कह रहे हैं वो बीते दिनों की बातें हैं, बेटा जो चाहता है, बेटी जो चाहती है, वो आज की बात है, ये इनको स्वीकार लेंगे। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा ये। अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो फिर वो टकराहट होगी, और आपको ये लगेगा माँ बाप गलत हैं, माँ बाप को लगेगा बच्चे गलत हैं, जबकि समय और परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ बदल चुका है, और आपको ये बदली हुई चीज उनके सामने रखनी होगी। सर्वेश जी, एक इंसान को अपने लाइफ में फैसले लेने का हक कब मिलना चाहिए? देखिए, अगर आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और नियम कानून से जानना चाहेंगे तो ये कहा जाता है कि 18 साल के बाद लड़का बालिग हो जाता है और वो अपने फैसले ले सकता है। वो उसकी वोटर आईडी कार्ड बन जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, उसके और तमाम कागजात तैयार हो जाते हैं, जिसमें ये मान लिया जाता है कि ये अब बालिग हो गया है, ये जो फैसला लेना चाहे ले सकता है। लेकिन मेरा मत इससे अलग है। मेरा मत ये है कि आप फैसले तब ले सकते हो जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझने लगो, जब आपको लगे कि आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे कम हो गई है, बल्कि दूसरे जो आप पे डिपेंड हैं उनके फैसले भी आप अच्छे से लेकर के जिम्मेदारी को निभा सकते हो। दूसरी बात, आप फैसले तब लेने लायक हो जाते हो जब आपकी मानसिक परिपक्वता पूरी हो जाती है। कई लोग 30 साल में भी परिपक्व नहीं हो पाते, कुछ लोग 12-14 साल में ही उनकी कंडीशन को परिपक्व बना देती है। मानसिक परिपक्वता से क्या मतलब है कि आपके इमोशन और आपके लॉजिक के बीच में बैलेंस होना चाहिए। आप बहुत इमोशनल होकर के फैसले लो आपके खिलाफ चला जाए, क्योंकि आप सपोज करिए ऐसे कि किसी से प्यार में पड़े हो, आपको अच्छे बुरे की परवाह ही नहीं है, या अच्छे बुरे की समझ ही नहीं है, आप कोई फैसला लोगे वो आपके घर, आपके परिवार के खिलाफ जाएगा। लेकिन वहीं पे आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है, आप अपने तर्क की कसौटी पर उस बात को कसोगे कि भाई मैं ये करता हूँ तो इसका ये नुकसान हो सकता है, ये फायदा हो सकता है, परिवार का नुकसान हो सकता है, और अगर आप इस लेवल पे बैलेंस है तो आप अपने फैसले ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, आपके फैसले का बोझ किसी और के आर्थिक आज़ादी पे नहीं पड़ने वाला है और उसका नफा नुकसान आपका होगा, तो भी आप फैसले लेने लायक हो चुके हो। मुझे लगता है कि जीवन के कुछ फैसले लोगों को लेना चाहिए। शादी का फैसला, नौकरी का फैसला, कहीं आने जाने का फैसला, ये वो व्यक्तिगत फैसले होते हैं जो आप लोगे तो वो आपको गढ़ेगा। लेकिन कब? वही जब आपकी परिपक्वता हो जाती है तब। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि एक चीज़ मैंने और भी देखा है परिवारों में कि लोग अचानक से बोलते हैं कि अब तुम अपने फैसले लो, और शुरू से वो उसको बांध के रखते हैं। सपोज कीजिए कि कोई एक माँ है, वो अपने बेटे को 20 साल तक अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। तुझे बाहर जाना है मेरे साथ चल, तुझे ये करना है मेरे साथ कर, ये खाना है मैं बताऊंगी क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है, आप अपना बैग पैक नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। फिर उस बच्चे से अचानक से ये कहा जाए कि वो अपना फैसला ले ले, तो वो 25-30 साल का भी हो जाएगा तो वो अपने फैसले नहीं ले सकता, क्योंकि आपने उसको बैसाखी पकड़ा रखी है। मुझे ये लगता है कि किसी भी बच्चे को ये सोचा जाए कि वो अपना फैसला ले पाए, उससे पहले शुरू से ही उसको छोटे छोटे फैसले लेने की आज़ादी देनी चाहिए। क्या खाना है तुम चुनाव करो, क्या पहनना है तुम चुनाव करो, पार्टी में कैसे रहना है तुम चुनाव करो,
कहाँ की ट्रिप प्लान कर रहे हो, क्या उसके प्रो और कॉन्स हो सकते हैं, वो तुम तय करो। जब छोटे 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 फैसले सही होते हैं तो फिर आदमी बहुत जल्दी जिम्मेदार हो जाता है बड़े फैसले लेने के लिए भी। तो मुझे लगता है कि फैसले लेने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि उसकी परिपक्वता ये बताती है कि वो किस उम्र में फैसले ले सकता है। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर आपको फैसला लेना सिखाना ही है तो बचपन से हैबिट डालनी होती है बच्चों के अंदर, अचानक से चीज़ें नहीं होती। और इसमें मुझे लगता है एज लिमिट नहीं होती है कुछ, बिल्कुल नहीं होती है। सर्वेश जी, जैसे इंसान है अपने फैसले से, बच्चे बड़े हो गए 16 के बाद ही उनको लगता है हम अपने फैसले ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई भी इंसान है फैमिली से हट के लेना चाहता है, लाइक जैसे आप जॉब के लिए ले रहे हैं या अपना जीवन साथी चुनना है, और बट उन्हें ये गिल्ट होता है अंदर से कि माँ बाप क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए सही है या नहीं है। तो इससे कैसे निकला जाए? देखिए, इस चीज़ को जानने के लिए ना हमें फिर से पीछे चलना पड़ेगा, अपने समाज की तरफ झांकना होगा, संस्कारों को देखना होगा और रीति रिवाजों को देखना होगा, अपनी कंडीशनिंग को देखना होगा। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो सही फैसला ले रहे होते हैं अपने हित में, परिवार को थोड़ा सा छोड़ करके, तब भी वो गिल्ट में आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं परिवार से अलग फैसला ले रहा हूँ, जबकि वो फैसला उसके लिए भी अच्छा होता है और आने वाले भविष्य में परिवार के लिए भी अच्छा होता है। तो ये कहाँ से आता है? ये उस समाज से आता है जिसमें हम पल बढ़ के बड़े होते हैं। ये उन संस्कारों से आता है जो शुरू से हमारे अंदर रोपे जाते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। जब तक इसको नहीं समझा जाएगा तब तक वो फैसला लेने वाला व्यक्ति परेशान रहेगा। मेरा मानना है कि अपने हित में फैसले लेना गलत नहीं है, लेकिन कई बार हम अपने हित में फैसले इसलिए भी नहीं लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति नाराज़ हो जाएगा, और उस गिल्ट के साथ हम पूरी उम्र जी रहे होते हैं। तो वो गिल्ट भी हमें बार बार परेशान करती है। कई बार आप देखते हैं कि आपको ये कह दिया जाता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, माँ बाप आपकी जिम्मेदारी है, इनको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप खुश नहीं रख पाते हैं तो आप समाज में फेल हैं। अब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको कई बार मेंटली परेशान करती है। कैसे कि आपने माँ बाप के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी, वो बीमार हैं, वो परेशान हैं, वो खुश नहीं हैं, तो आप इस गिल्ट में मरते रहोगे कि मैं माँ बाप को खुश नहीं कर पा रहा हूं, जबकि इसमें आपको पता है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। किसी का खुश होना नहीं होना ये उसके कर्म, उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें। लेकिन आप जब इस फर्क को नहीं समझते हो, देखिए, मैं चाह के भी आपको खुश नहीं रख सकता। आप चाह के अपना सिर्फ और सिर्फ मुझसे सवाल पूछेंगी, आपका सवाल अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, उसका जवाब दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया और आप इस गिल्ट में रहो कि आपने सवाल गलत कर दिया, तो ये एक मतलब अलग बात होगी। और ये होता है कंडीशनिंग, क्योंकि आदमी की कंडीशनिंग इस तरीके की होती है कि वो कई बार अपने आप में ही डूब जाता है, अपराध बोध फील करने लगता है। तो ये समझना होगा। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ना नहीं कह पाता, गलत चीज को भी ना नहीं कह पाता, वो इसलिए कि वो परिवार के दबाव में होता है, और तब भी उसको गिल्ट महसूस होती है। सपोज करिए कि माँ बाप किसी एक लड़की से शादी करवाना चाहते हैं आपकी, या किसी लड़के की शादी करवाना चाहते हैं, या आपकी शादी किसी लड़के से करवाना चाहते हैं। आप पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड हैं और सामने वाला लड़का जो है उसके पास केवल जमीन जायदाद है, वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। माँ बाप ये चाहते हैं कि यार आप इससे शादी कर लो क्योंकि अमीर है, सारे संसाधन हैं। आप ये जानते हैं कि मैंने पढ़ा लिखा, मैं अपनी एक दुनिया बसा सकती हूँ और ये सब तो मैं चुटकियों में कमा सकती हूँ, 2-4 साल 10 साल में मैं ये सब पालूंगी, तो मुझे मेरी जिंदगी, मेरा मान सम्मान, मेरी स्किल चाहिए। अब वहां पे आप ना नहीं कह पाई और माँ बाप के दबाव में वो फैसला ले लिया, आप तो पूरे जीवन उस गिल्ट के साथ जीती रहेंगी और जिंदगी हेल हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज मुझे और लगता है, कई बार आदमी इसलिए भी गिल्ट महसूस करता है क्योंकि उसके संवाद करने का जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जबकि आप ये समझिए कि किसी भी बात को, कितनी भी कठिन बात को, कितनी भी गुस्से वाली बात को आप बात करने के तरीके को बदल करके अच्छे तरीके से रख सकती हैं। जैसे इसी वाले संदर्भ को मान लेते हैं कि आपको लगता है कि आप शादी से इनकार कर देंगे, माँ बाप नाराज हो जाएंगे। माँ बाप को लगता है कि अगर लड़की ने वहाँ रिश्ता नहीं किया तो पता नहीं किस घर में जाएगी, वो घर कैसा मिलेगा, यहाँ तो कम से कम जमीन जायदाद, घर द्वार, लड़का भी ठीक ठाक दिखता है, यही है कि कम पढ़ा लिखा है ना, तो वो खेती बाड़ी कर लेगा। अब ऐसे में आप ना नहीं कह पाएंगे क्योंकि डरेंगे कि वो लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तरीका बदल दीजिए,
आप उनसे ये कहिए कि ठीक है मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छा पहनाया, इस काबिल बनाया और मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, मुझे लगता है कि मैं जीवन में बेहतर कर पाऊंगी, और ठीक है आप जहाँ कह रही हैं वहाँ मैं कर लूँगी। लेकिन एक समस्या होगी, मान लीजिए कल आपने मुझे इस काबिल बनाया, वो उस काबिल नहीं है, घर कल के लिए उसकी दौलत बर्बाद हो जाए या बाकी कोई दूसरी चीज़ हो जाए, तो वो तो मेरे साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिस वजह से आया था, दौलत देखकर हम आए थे, वो अब नहीं रही। ऐसे में मैं अगर आपकी बात मान भी लेती हूँ और कल कोई बुरी स्थिति होती है या मेरे साथ कुछ गलत होता है, तो फिर आप लोगों को कष्ट पहुंचेगा। लेकिन अगर हम किसी ऐसे लड़के को या आप किसी ऐसे परिवार को चुनती हैं जो स्किल वाला हो और उसके साथ मिल करके मैं अपने सपने को पूरा करूं, वो भी खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूंगी और हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो कौन माँ बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चों के हित के बारे में नहीं सोचेगा? उनको सबसे पहले ये लगेगा कि यार बच्चा मेरी बात काट नहीं रहा है, वो तो मानने को तैयार है शादी करने को, लेकिन वो जो कह रहा है वो गलत नहीं है। अगर सच में उसके साथ ऐसा कुछ हो गया, सच में बिटिया के साथ ऐसा कुछ हो गया, तो क्या होगा? फिर तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे। तो वो कहेंगे ठीक है तुम बताना कैसा रिश्ता चाहिए तुमको, या हम कोई दूसरा रिश्ता देखते हैं। क्या हुआ? रिश्ता वही था, बातचीत वही थी, आपने भी बात वही की और माँ बाप मान लिए, लेकिन तरीका क्या था? आपने हार्डकोर उसको, मतलब आपने विद्रोह नहीं किया वहां पे। अगर आप ये कहते नहीं नहीं मैं यहाँ शादी नहीं करूंगी, लड़का अच्छा नहीं है, ये तो बड़ा गड़बड़ है, वो तो कुछ करता नहीं है, भले धन दौलत है, तो माँ बाप कहेंगे तुम मेरी बात काट रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमने तुम्हें इस काबिल बना दिया, अब तुमको लगता है कि हम तुम्हारे गलत फैसले ले रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी ही बात को सही तरीके से रखा आपने वहां, तो माँ बाप को भी ये बात समझ में आ गई। तो वहां पे अगर आप ये नहीं करती तो गिल्ट में आप भी होती, गिल्ट में वो भी होती। तो कई बार ना हम अपनी बातों को कह नहीं पाते, तो उसका भी गिल्ट होता है। ऐसे अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो 2500 चीज़ ऐसी निकल के आएगी आदमी के जीवन में जिसकी वजह से वो गिल्ट करता है। कई बार वो जो कुछ करना चाहता है, ठीक काम करना चाहता है, लेकिन समाज, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में वो नहीं कर पाता और पूरे जीवन गिल्ट में रहता है। कई बार अच्छे रिश्ते आकर के निकल जाते हैं, अच्छी नौकरी आकर के निकल जाती है। आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि आपकी किसी दूसरे शहर में बहुत अच्छी नौकरी लगी है, आपको बस यहाँ से वहाँ जाना है, परिवार को ये कन्विंस करके कि चलो हम 2-4-6 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। आप इस लोकलाज में ये नहीं कह पाई कि, और ये फैसला नहीं ले पाई कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं घर छोड़ करके चली गई। तो आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया, पूरी उम्र ये पछताती रहेंगे कि काश मैंने वो कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। तो वही चीज़ कि जिस समाज में, जिस परिवेश में रह रही हैं, उसने आपको गढ़ा है तो आपको अपने ब्रेन के लेवल पे काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बातचीत को सही तरीके से रखनी पड़ेगी और फैसले लेने होंगे। जीवन एक बार है, जो निकल गया वो लौट करके नहीं आएगा। अगर आप इसको समझते हुए फैसले लेती हैं, परिवार के साथ शामिल होते हैं, तो इस गिल्ट से बच जाएंगी, वरना पूरे जीवन पे हर अगले कदम पे आपको गिल्ट का सामना करना पड़ेगा। सर्वेश जी, आप कह रहे हैं, गिल्ट की बात कर रहे हैं, होता है ऐसा, कुछ इंसान ऐसे होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो वो लाइफ टाइम उन्हें गिल्ट में रखती है। आप इनर एल्केमी की बात करते हैं, तो अपने अंदर चल रहे संघर्ष को इंसान कैसे डिकोड करेगा, कैसे निकल सकता है वहाँ से? एक मजेदार बात बताऊँ आपको, ये बाहर जितना भी दिखता है वो आपके अंदर का ही एक नज़ारा होता है। लोग कहेंगे कैसे? जीवन में घटनाएं अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं, वो जैसा सबसे पहले आपके दिलो दिमाग में घटता है वैसा ही आपको बाहर मिलता है। हम करते क्या इनर एल्केमी के लेवल पे? हम जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा होता है, पहले हम उसके थॉट्स के पैटर्न को समझते हैं, उसके ब्रेन को समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वो कैसे सोचता है, कैसे चीज़ों को करता है, क्योंकि सबसे पहली गड़बड़ी यही होती है। उससे भी पहली गड़बड़ी विचारों के लेवल पे होती है। विचार प्रोसेस में जाते हैं, फिर वो एक फैसले में तब्दील होते हैं, उस फैसले का असर आपके पूरी जीवन पे पड़ता है। तो हम लोग पहले विचारों को, आपके पैटर्न को दुरुस्त करते हैं। पैटर्न को दुरुस्त करने के बाद हम आपको जागरूकता की स्थिति में लाते हैं, और जब जागरूकता की स्थिति में आकर के कोई फैसले लेती हैं आप, तो आने वाले वक्त की ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाती है। दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो एल्केमी का मतलब होता है रूपांतरण। जैसे पुराने ज़माने में रसायनों से धातुओं को कन्वर्ट करके सोना बना देते थे, वैसे ही क्या करते हैं कि आपके अंदर की गिल्ट को बदल करके आत्मशक्ति में बदलते हैं। जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके अंदर गिल्ट होता है, अपराध बोध होता है, तमाम ब्लॉकेज होते हैं, ट्रामा होता है,
तो जब इस तरह का व्यक्ति आता है और उसके साथ जब इनर एल्केमी की बात होती है तो उसको समझते हैं, डिकोड करते हैं, उसको फिर हम गलाते हैं, उस जगह से उसको मुक्ति दिलवाते हैं। मतलब ये मान के चलते हैं कि वो जो चीज़ें उसके अंदर हैं वो ख़त्म हो जाएं। जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर एक नया स्वरूप होता है उसका, और फिर वो एक नया आत्मबल मिलता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। जब व्यक्ति का रूपांतरण हो जाता है तो फिर सामने जो भविष्य में मिलने वाली चीज़ें उसका रूपांतरण तो अपने आप हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, डरा हुआ हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नौकरी छूट गई तो क्या होगा, परिवार की स्थिति बिगड़ जाएगी, कैसे चलेगा, हमारा काम कैसे चलेगा, हमको लोग कैसे पहचानेंगे, और मुझे जब इनकम नहीं आएगी तो हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी। ये उसका एक थॉट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो उतना ही देख पा रहा है और एक बेहतर ज़िंदगी उसके स्किल्स के साथ उसका वेट कर रही है। अब वो क्या करता है, वो राइटर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, प्लेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकती है उसके पास। वो हमारे पास आता है, मान लीजिए हम देखते हैं कि यार ये आदमी इतनी मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, अपने ऑफिस को पूरा टाइम देता है, उसके बाद भी फ्रस्ट्रेशन में है, गिल्ट में है और हमेशा एक डर में जी रहा है, जबकि उसका डर कभी भी सच हो सकता है। चाह के भी कोई किसी की नौकरी नहीं बचा सकता, जिस दिन जानी होगी वो चली जाएगी। लेकिन जिस दिन चली जाएगी और पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है, वो अपने आप को नहीं समझ पाया है, तो फिर जीवन में वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, आने वाली स्थिति बड़ी भयावह होगी उसकी। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो उसको यही बताएंगे कि भाई जिन चीज़ों को तुम पकड़ के बैठे हुए हो उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। अपनी नौकरी तुम चाह के बचा सकते हो क्या? बॉस को समझा सकते हो क्या? चाह करके इस नौकरी में अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो क्या? नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी ऑफिस अच्छी है, तुम इसके साथ जी सकते हो, तो वो तुमको ट्रामा नहीं देगी। तुम सुकून से जाओगे, नौकरी करोगे, शाम को आओगे, आराम से रात में सो जाओगे और फिर तुम्हारी ज़िंदगी स्मूथली चलती रहेगी, धीरे धीरे नौकरी में तरक्की होती रहेगी, क्योंकि उसके लिए बने हो। लेकिन हमने उसका दूसरा पक्ष भी देखा कि वो एक रिस्क ले सकता है, एक बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने उसको एक टैलेंट दिया है। मान लीजिए उसका गला अच्छा है, फिर हमें उसे ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये जो सोच रहे हो, जब उसको डिकोड आप करेंगे तो आधा तो वैसे ही उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये सारे भ्रम हम बना के बैठे हुए हैं। उस भ्रम को छोड़ेगा, वो अपने टैलेंट पे काम करना शुरू करेगा, क्योंकि आप उसको बताओगे कि जो उसका टैलेंट है वो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है। उसको अगर वो चैनलाइज करता है तो ना सिर्फ रुपया पैसा बल्कि उसको मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। और फिर अगर वो अपने स्किल पे काम करना शुरू करता है, धीरे धीरे अपने गले पे काम करता है, शब्दों पे काम करता है, सुर लय ताल पे काम करता है, तो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और इतनी बड़ी हो सकती है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना न की हो। तो ये क्या होगा कि वो सबसे पहले क्या होगा, अपने विचारों पे, मन पे, अपने अंतरात्मा पे काम करेगा, वहाँ से बदलेगा, बाहर एक खूबसूरत ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन ये कब? जब उसके अंदर की चीज़ों को समझेंगी और उसको समझाएंगी तब। तो इनर एल्केमी का मतलब यही होता है कि जो प्रेजेंट में आप जिस रूप में हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उसको ये समझा जाए कि वो किस लेवल पे है, कहाँ से है, क्योंकि जीवन की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसको सुलझाया ना जा सके। ठीक वैसे ही कि अगर समस्या का पता चल गया तो निदान हो जाएगा, लेकिन समस्या ही पकड़ में नहीं आ रही है तो निदान किस बात की करेंगी आप? कई बार लोग मेंटल ट्रामा लेकर के, इस तरह की इस ब्लॉकेज लेकर के, इस तरह की एनर्जी का डिसबैलेंस लेकर के अपने जीवन में चल रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता। ऐसे समझिए कि आपके चेहरे पे कुछ लगा हो और जब तक आप आईना नहीं देखेंगे आपको क्या पता कि आपके चेहरे पे कुछ लगा है। तो कई बार व्यक्ति को आईना देखने की ज़रूरत होती है। जब आईना देखेंगी तो लगेगा चेहरे पे कुछ लगा है, उसको धो लेंगी, पोंछ लेंगी, हटा लेंगी, चेहरा फिर से साफ हो जाएगा और आप दिखने लगेंगी। ठीक ऐसा ही होता है। इनर एल्केमी के जरिए एक चीज़ आपको दिखाई जाती है, फिर उसका रूपांतरण किया जाता है, जिसका रिजल्ट बहुत शानदार निकल के आता है। लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जीवन में कि हमें चूज करना पड़ता है, फैमिली और खुद में। तो उस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, क्या सही होता है इंसान के लिए? इसका भी जवाब मैं वही कहूँगा कि इसका जवाब सीधे हाँ या ना में नहीं हो सकता कि आप फैमिली को चूज करेंगी, अपने आप को चूज करेंगी। हमारे एक बात कही जाती है कि जो मध्यम स्थिति होती है, जो बैलेंस की स्थिति होती है, जो सामंजस्य की स्थिति होती है, वो सबसे बेहतर होती है। अब अगर कोई केस स्टडी आपके पास है, अगर मुझसे आप बताओ तो मैं आपको बता सकता हूँ उसमें किसको कहाँ चूज करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम तीसरे ऑप्शन को देख ही नहीं पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमें लगता है या तो ये होगा
या तो ये होगा, बीच की कोई स्थिति नहीं होती। और जब आप अपने जीवन में या तो इधर या तो उधर देखेंगे तो जीवन हमेशा आपको दर्द ही देगा। हर एक चीज़ की मध्यम गति होती है, मध्यम स्थिति होती है, बैलेंस स्थिति होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास कोई केस स्टडी है तो आप मुझे बताइए, मैं बता दूंगा कि उसमें क्या स्थिति होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली मुझसे एक यंग पर्सन थे, उनसे मुलाकात हुई मेरी। मतलब पढ़े स्टडी टाइम था उसका, आउट ऑफ इंडिया यूके में कहीं कुछ स्टडी के लिए जाना था। सिंगल चाइल्ड है, पेरेंट्स इस बात के लिए नहीं रेडी हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं एक ही बच्चा है। मोस्टली यही होता है, जो बच्चा बाहर पढ़ने गया तो वो वहीं का होके रहे, पढ़ाई वहाँ की, जॉब वहाँ कर लेगा। तो जो इनसिक्योरिटी पेरेंट्स के अंदर है वो भी सही है अपनी जगह। और बच्चा इस बात से हो रहा है कि यहाँ पे रह के मुझे उतनी अच्छा अपना फ्यूचर नहीं मैं बना सकता हूँ जितना वहाँ बना सकता हूँ। बट वो फंसा हुआ है दोनों चीज़ों में कि कैसे निकलूँ मैं, इसको चूज़ करूँ तो मैं अपने लिए गलत कर रहा हूँ, फैमिली चूज़ करूँ तो भी लग रहा है कि नहीं, गिल्ट हो रहा है उसे। बहुत ऐसे परेशान था वो। अब देखिए, इसमें मुझे वो बीच का रास्ता दिख रहा है, मैं आपसे बताता हूँ, हो सकता है अगर आप सहमत हो तो बताइएगा इस बात से। पेरेंट्स ये सोच रहा है कि यार ये मेरी मान नहीं रहा है, ये अपनी चलाएगा। नहीं, आजकल के पेरेंट्स में बहुत जगह बहुत मोस्टली लोग समझने लगे हैं, वो दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन उनके मन में ये है कि नहीं बच्चा चला जाएगा। बच्चे को भी ये समझ में आ रहा है कि पापा तो चलो एक टाइम पे होता है कि नहीं ठीक है बेटा, अगर तुझे लग रहा है तो चला जा ये, लेकिन वो एक गिल्ट तब भी बच्चे के अंदर है, अगर मैं चला जाऊंगा। माँ बाप का मानना अंदर से तो नहीं बोल रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं चले जाओ। ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऐसी हो रही है आज के समाज में ऐसी प्रॉब्लम्स। ऐसा हो रहा है, लेकिन ये उस बच्चे के साथ भी होगा ऐसे कैसे माना जा सकता है? क्या ये जरूरी कि वो बच्चा वहां पढ़ने के लिए जा रहा है या जो भी अपने सपने लेके जा रहा है तो वो वहीं का होके रह जाएगा? ये जरूरी है क्या? हिंदुस्तान से अगर 100 लोग जाते होंगे तो मुझे लगता है 99.99% लोग वापस आ जाते हैं, कोई एक आध बच्चा जाकर के वहां पे सेटल होता होगा। आप ये समझिए, इसको ऐसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि बच्चे का दिल बाहर ही लगा हुआ है, वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो यहाँ नहीं कर सकता है, और वहाँ वो कर ले तो इंडिया में ही उसको ठीक ठाक पोजीशन, ठीक ठाक पैसे, सब कुछ मिल सकता है। वो माँ बाप के कहने की वजह से वो बाहर ना जाए, वो इंडिया में रुक जाए, ठीक है ना? और वो जो चाहता है अपनी स्किल नहीं डेवलप कर पाया और माँ बाप के दबाव में इस फैसले को ले लिया, तो क्या होगा? जो पीछे आप पूछ रहे थे, पूरे जीवन उसके दिमाग में गिल्ट रहेगी, उसका वो स्वरूप निकल के नहीं आएगा जो हो सकता था। और माँ बाप का ये डर, उनकी ये कंडीशनिंग, उनका ये स्वार्थ कि भाई मेरा बच्चा गया तो बाहर, क्योंकि माँ बाप तो ये सोच के रखेंगे इंडिया में रहेगा, मेरे पास रहेगा और मेरी सेवा करेगा, बहू आएगी, और अगर ये बाहर चला गया तो हम लोग अकेले हो जाएंगे। वो उन चीज़ों से डरते हैं। यहाँ एक रास्ता ये हो सकता है कि ठीक है बेटा, कितने दिन के लिए जाना है? 2 साल की पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करके आओ, जो करना चाहते हो इंडिया में करो। उधर बीच ट्रेंड चला था, सब लोग मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे थे, वहाँ गए और वहाँ से डिग्री लेकर के आए, फिर लेकिन मार्केट उनको यहीं दिखती थी। आज मेडिकल टूरिज्म का सबसे बड़ा हब इंडिया बना हुआ है, और कई बार परिस्थितियाँ बदलती हैं। जैसे यहाँ के लोग वहाँ जाकर के डिग्री लेते थे, फिर उनको लगता था कि यहाँ भी आके एग्ज़ाम देना है और वहाँ की डिग्री उस तरीके से मान्य नहीं होगी, तो फिर उन लोगों ने यहीं करना शुरू किया। मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये और ये वाला फैसला नहीं, एक बीच का भी फैसला है कि ठीक है भाई जाओ, 2-3 साल के लिए जाओ, तुम करके आओ। अरे भाई, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री वो इंडिया से भी तो करेगा 2 साल 3 साल का। हाँ, अगर पेरेंट्स सक्षम है तो भेज दीजिए, 3 साल बाद वो वापस आ जाएगा, उसके बाद आपके साथ ही रहेगा। लेकिन उसको वही 3 साल नहीं मिलेगा तो पूरे जीवन वो अपने पेरेंट्स पे ताना मारेगा, और उस पेरेंट्स को सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी हेल हो गई। तो यहाँ पे हम ये चुने या वो चुने वाली बात नहीं है, यहाँ दोनों हो सकता है, लेकिन वही कि संवाद सही तरीके से होना चाहिए। दोनों को इस बात को सही तरीके से समझना चाहिए। मुझे बस एक बात बताओ, आप वो पेरेंट्स क्यों नहीं चाहता कि वो बाहर जाए? नहीं, ना चाहने, एक होता है ना इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ होती है। एक ही बच्चा है, कल को बुढ़ापा होगा या कुछ भी हो रहा है, पेरेंट्स बीमार हो रहे हैं, और ये बच्चे के अंदर भी है कि मैं अकेला हूँ, मेरे माँ बाप के साथ और कोई नहीं है उनकी टेक केयर करने वाला। एक एज होती है, अभी चलो ठीक है, बट एक एज ऐसी आएगी जब हर इंसान को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ना पेरेंट्स गलत है ना बच्चा गलत है। आपकी बात सुनने के बाद ये समझ में आया, डिस्कशन कर सकते हैं, और बच्चे को अपने आप को इतना स्ट्रांगली इस चीज़ को डाल के जाना है कि मैं वहाँ केवल स्टडी करने जा रहा हूँ, वहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, स्टडी करने के बाद आप आ जाओ, अपने पेरेंट्स के पास रहो।
यही रास्ता मुझे भी। नहीं, पेरेंट्स के पास रहो कहोगे तो फिर तो वो सपना वहीं मरेगा। आपको ये बोलना है कि आप स्टडी करो। इंडिया में जनरेशन मतलब जनसंख्या बहुत है, मार्केट बहुत बड़ी है, जिस भी डोमेन में पढ़ने जा रहे हो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप आओ इंडिया में, जो करना चाहते हो करो। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो आप, जो इनसिक्योरिटी उस बच्चे के मन में या उस परिवार के मन में है, अगर वो बच्चा बाहर नहीं जाता है, जो इनसिक्योरिटी की वजह से वो बाहर नहीं भेजे, उसकी कोई गारंटी है कि वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती हैं? हो सकती है, नॉर्मल सी चीज़ है वो तो। बच्चा यहाँ रह के भी अगर उसे अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहना है तो एक टाइम ऐसा आता है नहीं इंसान रह पाता है। देखिए क्या होता है ना कि नेचर ना क्षमता भी देती है और संभावनाएं भी देती हैं। कहते हैं कि समय पे जो उसकी कॉल को पकड़ लेता है वो तो आगे निकल जाता है, जो नहीं पकड़ता है वो पीछे छूट जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कॉन्शस तरीके से चीज़ों को सोचने और समझने की ज़रूरत होती है। जब आप कॉन्शस होते हो तो इस फैसले का सही डिसीजन ले पाते हो। जब आप कॉन्शस तरीके से सोचते हो कि वहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो बात आप अपने परिवार को समझा पाते हो। परिवार जब समझ पाता है तो आपको जाने देता है। आप गिल्ट से बच जाते हो, परिवार को आपका साथ मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, माँ बाप बच्चों के स्किल को समझे बिना उस पर इतना दबाव डालते हैं कि बच्चा ये समझता है कि मेरे माँ बाप ही मेरे दुश्मन हैं। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था जी। अगर घर वाले समझ ही नहीं रहे हैं, हाँ। कभी कहीं कहीं आप देखते होंगे कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि घर वाले बच्चे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए क्या होता है कि घर वाले क्यों नहीं समझ पाते, सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है। नहीं समझ पाने के पीछे रीजन ये तो नहीं कि हम सही से समझा नहीं पा रहे हैं। अधिकतर केसेस में आप देखेंगे कि आप सही से समझा नहीं पा रही हैं, क्योंकि बातचीत वो रास्ता होता है जिसमें कहते हैं बड़े बड़े युद्धों का हल भी बातचीत से निकल गया। लेकिन बातचीत सही क्रम में होनी चाहिए। किस बात पे घर वाले नहीं मान रहे हैं? अगर मान लीजिए एक उदाहरण ले लें कि आप किसी और से शादी करना चाहते हो और माँ बाप को वो रिश्ता पसंद नहीं है, उस बात पे वो नहीं मान रहे हैं, तो कई बार देखा गया है कि बहुत टिपिकल रिश्ते भी जुड़ जाते हैं और कई बार बहुत आसान रिश्ते भी टूट जाते हैं। उसके पीछे बस बातों की ही कारीगरी होती है कि वो बात रखी कैसे गई है। जैसे मान लीजिए किसी रिश्ते को लेकर के माँ बाप नाराज है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने तरीके से सोच रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। आप उनके साथ बैठे किसी टेबल पे और आपने उनको प्यार से समझाया कि नहीं ये आप क्यों, पहले तो ये जानो कि क्यों उन्होंने बताया, तो आपने अगर उसका काउंटर किया, विद्रोह नहीं काउंटर किया, और उसके बदले में आपने तर्क दिया और ये बात उनको समझ में आ गई, तो वो उस पर सहमत हो जाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, हो सकता है कोई कैरियर आप चुनना चाहते हो और माँ बाप को लगता हो कि नहीं वो कुछ और है। ऐसे में क्या होता है अधिकतर घरों में कि माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बेटा ये कर ले, वो कर ले, वो जो चाहते हैं वो जीवन में जो नहीं कर पाए, जो उनकी अपनी इच्छाएं रही हैं या उनके माँ बाप की इच्छाएं रही हैं, वो अपने बेटे बच्चों से वो करवाना चाहते हैं, अपने बेटे बेटियों से। क्योंकि कई बार माँ बाप ये देखते हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा क्योंकि हम नहीं कर पाए, हमारा ये सपना था। कई बच्चों से मैं मिला जिनकी काउंसलिंग किया, जो जीवन में कुछ नहीं हो पाए अपने 40 सालों तक, क्योंकि वो उस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे जो माँ बाप का था। और वो ये सोचते थे कि अगर हम इसको नहीं पूरा करेंगे तो मैं जीवन में किस लायक, मैं तो नालायक लड़का हो गया, मैं तो कुछ मतलब जीवन में आने का कोई अर्थ नहीं है। मतलब वो अपने गिल्ट में रहते थे। और उसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल हुई, उनका टैलेंट कुछ और है, वो कर कुछ और सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा स्विमर हो सकता है, उसको माँ बाप जो है क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, तो वो क्रिकेटर तो बन नहीं पाएगा क्योंकि वो है नहीं वो। और स्विमर उसकी मतलब स्विमिंग उसकी स्किल है जो उसकी माँ बाप डेवलप नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसे में आपको बैठ करके ये बात करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे बातों को सुलझाया जा सकता है कि देखिए आप जो बनवाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा थी, लेकिन जो टैलेंट मुझे ईश्वर ने दिया वो कुछ और है। अगर मैं इसके साथ करूँगा तो आपकी ये वाली इच्छा दूसरे तरीके से पूरी हो जाएगी और ये बात उनको समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और करने की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है ना कि सीधी सीधी बात दो पक्षों में नहीं हो पाती है। ईगो हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, या कोई और भी वजह हो सकती है। ऐसे में एक किसी मध्यस्थ को चुनना चाहिए, क्योंकि जो बात हम नहीं समझा पा रहे हैं, हमारे थ्रू नहीं हो पा रही है, जब कोई तीसरा आकर के उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है तो वो व्यक्ति सामने वाला मान लेता है। तो ऐसे में किसी ऐसे विश्वास पात्र की तलाश करनी चाहिए जो दोनों को समझता हो और दोनों लोग उसकी बात मानते हों और उसके जरिए उसकी बात को रखा जाए।
कई बार मैं देखता हूँ जो केसेस बिगड़ते हैं वो सिर्फ इसलिए कि बच्चों को ये लगता है कि माँ बाप मुझ पे अधिकार जमा रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं, जबकि ये जो जेनजी पीढ़ी है वो किसी भी चीज़ को, ऐसी चीज़ों को मानने को तैयार नहीं। एक पीढ़ी वो थी जब अगर पिता कमरे से आवाज़ लगा दे बेटा, तो बेटा जा कर के खड़ा रहता था जब तक कि पिता ये ना बोल दे कि भाई तुम जाओ, या जब तक वो ये ना कह दे कि भाई अच्छा आ गए हो तुम, ये काम है वो काम है, भले 15 मिनट हो जाए। आज की जनरेशन वो है कि पिता बोलता है बेटा, तो बोलता हाँ बताइए क्या बात है, मैं यहाँ लैपटॉप पे ये काम कर रहा हूँ या गेम खेल रहा हूँ, तो पिता ही कई बार उठ करके चला आता है। तो यहाँ भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कई बार होता है कि माँ बाप अपने माँ बाप के हक से बोलते हैं और बच्चा उसको दूसरे तरीके से ले लेता है, तो वहाँ जाकर के एक दूसरे के साथ अगर वो बैठ के बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो हल ना हो सके। कभी कभी ऐसा सवाल उठ के सामने आता है, हर बार त्याग करना, क्या ये हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं? या कभी होता है ना नॉर्मली कि मोस्टली लोगों से सुनने को मिलता है कि यार मैं ही इतना त्याग क्या क्यों करूं, किसी रिश्ते को लेके, फैमिली को लेके। तो क्या ये खुद के साथ धोखा होता है या सही है, जब जिस सिचुएशन में हो आपको वो कर देना चाहिए? देखिए, त्याग, हर बार त्याग करने का मतलब तो ये होगा कि एक दिन खुद की पहचान ही खो देंगी आप, और सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी होगी वो आपकी अपने आप से होगी। त्याग का मतलब क्या होता है? जो स्वेच्छा से किया जाए, किसी दबाव में नहीं। अगर आप किसी चीज़ को स्वेच्छा से छोड़ती हैं और आपको लगता है कि इसको छोड़ा जा सकता है, तो वो त्याग जेन्युइन है। लेकिन किसी दबाव में या किसी वजह से आप ऐसा फैसला लेती हैं और बार बार लेती हैं जो आपको अपराध बोध फील कराए, और बाद में वही चीज़ जाकर के आपके लिए नासूर बन जाए, तो वो त्याग नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि हर बार और हर कदम पे त्याग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लोग हर कदम पे त्याग करते हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं। आप इस दुनिया में जन्म ली हैं तो आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको दायित्व निभाने पड़ेंगे, और जब आप कर्म करेंगी और दायित्व निभाएंगी तो हर मोड़ पे आप समझौता नहीं कर सकती। तो ये डिपेंड करता है कि त्याग कहाँ पे कर रही हैं और किस भावना के साथ कर रही हैं। जैसे मान लीजिए घर में माँ बीमार है और आप अपने नींद का त्याग करके उस माँ की सेवा कर रही हैं, तो ये त्याग तो ठीक है, ये त्याग तो ठीक है, क्योंकि आप उस प्रेम बस अपने कर्तव्य से अपनी नींद का त्याग कर रही हैं और माँ की सेवा कर रही हैं। लेकिन आपके दोस्त को लॉटरी खेलनी है और आपको अपने स्कूल की फीस जमा करनी है, और आप अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपने फीस को उस दोस्त को दे दें जिसको लॉटरी खेलनी है, तो ये त्याग कहाँ तक उचित है? अरे भाई, अगर नहीं देंगे वो लॉटरी खेला तब भी तो आपने अपनी इच्छा का त्याग करके उसको दे दिया, लेकिन कहाँ तक उचित है? ये आपको गर्त में डाल देगा। तो किसी भी चीज़ के लिए त्याग करने से पहले ये सोचने की ज़रूरत है, क्या सच में ये त्याग करने लायक है, त्यागने लायक है? हम स्वेच्छा से कर रहे हैं, किसी और की इच्छा है, दबाव है, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी के डर की वजह से इसको कर रहे हैं? और अगर इन सब भावनाओं से आप किसी भी चीज़ का त्याग करती हैं तो वो ना सिर्फ हानिकारक होगा बल्कि आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी पे भारी भी पड़ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल के आ रहे हैं, बट एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि ज़िंदगी के फैसले कैसे लेने चाहिए? अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि ज़िंदगी का फैसला कैसे लेना चाहिए, तो ज़िंदगी का फैसला कॉन्शसनेस के साथ लेना चाहिए। ज़िंदगी का फैसला ऐसा होना चाहिए कि जब आप आगे भविष्य में उसको देखें तो आपको गर्व हो कि ये फैसले ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। ऐसा ना हो कि जब पलट के अतीत में देखें तो आपको गिल्ट और पछतावा हो। और ये फैसले कैसे ले सकती हैं? कॉन्शसनेस होंगी तो। कॉन्शसनेस क्या होता है? जब आप वर्तमान में रहते हुए अपनी चीज़ों को देख पाएंगी, समझ पाएंगी तब। जैसे कि मुझे अगर दिल्ली जाना है तो सिर्फ इसलिए कि 4 लोग जा रहे हैं दिल्ली और हम दिल्ली जाने का फैसला ले लें, अपना समय, अपना रुपया, अपना संसाधन बर्बाद कर दें, या हम दिल्ली जा रहे हैं वहाँ से कुछ हमें मिलने वाला है, वो कब होगा? जब आप कॉन्शस होंगे। अच्छा, दिल्ली जाना है, लोग भी जा रहे हैं, मेरा कोई फ़ायदा होगा क्या? अच्छा, मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं? ये लोग तो घूमने जा रहे हैं, मेरा कोई काम नहीं है। तो वो कॉन्शसनेस वो दिल्ली जाने के फैसले को जस्टिफाई कर पाएगा, और अगर आप उसमें होंगे तो फैसला हाँ या ना में ठीक ले पाएंगी, वो फैसला ले पाएंगी। इसलिए
जब भी कॉन्शसनेस में कोई फैसला लेंगी तो वो बेहतर होगा और फैसला कॉन्शसनेस में ही लेना चाहिए। थैंक यू सर्वेश जी, आपने बहुत सारे ब्लॉकेज को ओपन किया है आज। मुझे ये उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों के माइंड में, लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही जो जितने भी क्वेश्चंस आंसर हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को उससे सीख मिली होगी। लेकिन हाँ, अभी भी किसी की लाइफ में कोई ऐसा गिल्ट है, कोई ऐसे ब्लॉकेज है जो वो हमसे डिस्कस करना चाहता है, सर्वेश जी से बात करना चाहता है, तो आपका स्वागत है। हमारे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, आप फिल करिए। हम जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।